नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं लेट्स मैथ एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2020 के मनोविज्ञान के साथ साथ सभी विषयों के टेस्ट आज से इस चैनल पर शुरू हम कर रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर मनोविज्ञान का प्रश्न पत्र पहला आपके 30 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो इन 30 प्रश्नों का उत्तर आपको ढंग से देना है, बढ़िया तरीके से आपको इनका उत्तर देना है और देखना है कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। और हाँ, अभी आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर एप्लीकेशन पर टेस्ट देना है या फिर किस प्रकार देना है। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर कुछ चैनल्स है जो अपना ऐप लॉन्च करते हैं, उसके बाद आपको बोलते हैं कि इसे डाउनलोड करो, इसके बाद टेस्ट वहाँ पर रखते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक लूटने का एक माध्यम है और वहाँ पर आपको डाउनलोड्स करवाए जाएंगे और आपको कोर्स खरीदने के लिए आपको विवश किया जाएगा कि आप कोर्स खरीदिए, आपके ये होगा, आपका फ़ायदा होगा। वहाँ पर आपको एक कोर्स के लगभग 200 से 300 रुपये या 500 रुपये तक लोग वसूल रहे हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार का 1 रुपया देने की आपको ज़रूरत नहीं है। हालांकि मेरी भी इच्छा थी कि एक एप्लीकेशन आपके लिए बनाऊं और एक भी रुपया ना रखूं उसके अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट वो रखूं, परंतु फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं बन सका। कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट सीरीज हम यहीं रखेंगे। और हाँ, आप में से एक प्रश्न आपको मैं पूछूंगा, उसका सही उत्तर अगर आप कमेंट बॉक्स में देते हैं तो आपको वह कोर्स जो है वो आपको फ्री में मैं उपलब्ध करवाऊंगा और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और किसी को 1 रुपया देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि रीट भर्ती को समर्पित राजस्थान का एकमात्र यूट्यूब चैनल आपका लेट्स मैथ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रीट से संबंधित हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट आपको यहाँ पर दी जाती है। और आज आपके 2 मिनट लूँगा, परंतु आगे से जो भी टेस्ट चलेंगे आपसे मैं एक भी समय आपका समय वेस्ट नहीं करूँगा। आज आप वो सारी चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार रहेंगे। तो आपको 30 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। 30 में से आप कितने प्रश्नों के उत्तर देते हैं और 30 में से एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, उसका उत्तर मैं आपको पूछूंगा। और दोस्तों, उस प्रश्न का आपको सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है और आप में से 5 विद्यार्थियों को मैं घर बैठे वो कोर्स जो है वो उपलब्ध करवाऊंगा। यहाँ पर वे उन विद्यार्थियों का मैं यहाँ पर रैंडम निकालूंगा जो भी कमेंट करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है, वीडियो को लाइक करना है और नीचे छोटा सा कमेंट करना है। इतना सा आपको काम करना है और बाकी आप सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि रेट से संबंधित राजस्थान का कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो इस प्रकार के टेस्ट सीरीज और लेट्स मैथ के जैसे हर प्रकार की रीड भर्ती को समर्पित है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हालांकि आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी जुड़ चुके होंगे, तो एक बार मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि क्या आवाज़ मेरी प्रॉपर आ रही है आप तक। तो फिर इस टेस्ट को शुरू करते हैं। आप में से एक प्रश्न का उत्तर मैं आपसे पूछूंगा, उसको जरूर आपको देना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो चलिए, श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का नाम लेकर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, आज की टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, या तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। अब इसके उत्तर देने की प्रयास कीजिएगा। अगर आपको पता है तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे जल्दी से दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 दोस्तों, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। दोस्तों, प्रश्नों का लेवल बहुत अच्छा आएगा आगे, आप जरूर देखना। तो पहला प्रश्न तो बहुत इजी था, हर विद्यार्थी इसका प्रश्न का उत्तर दे सकता है। दूसरा प्रश्न आप जरूर देखिएगा। बच्चों में नैतिकता की स्थापना करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, या उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इनमें से आपके अनुसार क्या उत्तर हो सकता है, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि आपका क्या उत्तर होगा। जी दोस्तों, दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। आप यहाँ पर नैतिकता शब्द को हाईलाइट कीजिएगा कि नैतिकता शब्द यहाँ पर मुख्य भूमिका निभा रहा है इस प्रश्न के अंदर। पूरा प्रश्न नैतिकता के ऊपर ही टिका हुआ है, क्योंकि दोस्तों बच्चों का नैतिक विकास जो है वो पाठ पढ़ाकर नहीं किया जा सकता, परंतु शिक्षक अगर चाहे तो शिक्षक का के नियमों को बताकर, शिक्षा की नैतिकता को बताकर वो उसका नैतिक विकास कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। विकास के परिक्षेप्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? रूप, अनुक्रम, दर या सभी? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर मुझे दीजिएगा और क्या उत्तर आपके अनुसार होगा।
बिल्कुल दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर लगभग विद्यार्थियों ने सही दिया और ये सभी इस प्रश्न के उत्तर हैं। रूप भी है, अनुक्रम भी है, दर भी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं बिना किसी समय को व्यतीत किए। और शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। बिल्कुल दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर लगभग विद्यार्थी दे रहे हैं और चौथे प्रश्न का सही उत्तर यही है दोस्तों, चौथा जो आपने बताया है, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ रुख कर लेते हैं कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि? तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं आता फिर भी इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि अगर आप गलत उत्तर देंगे तो आप एग्जाम के अंदर गलत नहीं करेंगे। जी दोस्तों, बिल्कुल इस तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा विकासीय विधि। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड चलिए अगले प्रश्न का देख लेते हैं कि गर्भावस्था का समय है गर्भधारण से जन्म तक, जन्म से प्रथम वर्ष तक, गर्भधारण के समय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो छठे प्रश्न का उत्तर आप में से कौन सही उत्तर देता है, देखते हैं। और दोस्तों, जो प्रश्न आपसे एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में लिखकर मुझे देना है। और रैंडम कमेंट पिकर से मैं आपको, आप में से 5 विद्यार्थियों का चयन करूंगा जिन्हें मैं खुद सेंड करूंगा। 5 जो भी आपके सब्जेक्ट है उनके नोट्स, पूरे नोट्स में आपको सेंड करूंगा। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना है और छोटा सा कमेंट करना है। तो छठे प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, गर्भधारण से जन्म तक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक या शिक्षक? दोस्तों, 7वां प्रश्न आपको, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं बताऊंगा और इस प्रश्न का जो विद्यार्थी सही उत्तर देंगे उनमें से 5 विद्यार्थियों को मैं यहाँ पर कोड सेंड करूंगा। और बिल्कुल दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देना है। जो विद्यार्थी बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं वो जरूर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ूंगा मैं सीधा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जाता है? ऑप्शन 1, शास्त्रीय अनुबंधन, वाद्य अनुबंधन, ऑपरेंट अनुबंधन या सामाजिक अनुबंधन? तो 4 ऑप्शन में से आपका उत्तर क्या है, जरूर मुझे ऑप्शन में बताइएगा। जी दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑपरेंट अनुबंधन। अगर आपको डिटेल से इस प्रश्न का को सुनना है तो आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों, बीएफ जो स्किनर थे उन्होंने सुदृढ़ीकरण, दंड और विलुप्त होने के आधार पर ऑपरेंट अनुबंधन की विस्तृत व्याख्या की थी दोस्तों। तो इसके अनुसार होता क्या है कि प्रेरक की जब उपस्थिति होती है तो उसमें सुदृढ़ क्रमिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित बदलाव जो है वो संभव होता है और इसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है, अगर आपको पता हो तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑपरेंट अनुबंधन। इसके अलावा बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, परिचर्या द्वारा, प्रश्न पूछकर या कई प्रकार से? तो 9वें प्रश्न का उत्तर भी आप देखते हैं आप दे पाते हैं या नहीं। तो जी दोस्तों, चौथा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, तीनों से बच्चा सीखता है। बहुत सरल प्रश्न था ये तो। और 10वां प्रश्न, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और पेपर का थोड़ा सा लेवल मैंने उच्च रखा है जिससे कि आपके एग्जाम के अंदर आपको दिक्कत ना हो। ऐसे प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं हमारे, वैसे नहीं है कि जैसे आपको खुश करने के लिए सरल सरल प्रश्न पूछ लिए और बता दिए। तो 10वां प्रश्न आपके सामने है, इसके प्रश्न का उत्तर मुझे जल्दी से दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा खोज या सक्रिय अधिगम का ह्रास। तो बताइएगा आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं। और 11वां प्रश्न देख लेते हैं कि क्रिया प्रसूत अधिगम के संदर्भ में अधोप्रदत्त में से कौन एक बेमेल पद है? अधोप्रदत्त में से कौन सा एक बेमेल पद है क्रिया प्रसूत अधिगम के संदर्भ में? अधोप्रदत्त मतलब जो दिए गए हैं उनमें से। तो विस्तारण, संचयित प्रतिवर्त, पुनर्बलन अनुसूची या प्रतीक मित व्ययिता? बिल्कुल दोस्तों, विस्तारण इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लगभग विद्यार्थी सही दे रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर। और हालांकि इस प्रश्न को समझाने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास या व्यक्तिगत विकास?
बिल्कुल दोस्तों, अभियोग्यता का विकास इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और 13वां प्रश्न, व्यक्तित्व की विशेषता किस रूप में बताई जा सकती है? शारीरिक आवश्यकताओं का समुच्चय, मनोवृत्तियों और शील गुणों का समुच्चय, परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करने की समुच्चय शैली, या उपयुक्त सभी। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो बिल्कुल दोस्तों, उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपने बिल्कुल इस प्रश्न का अनुमान सही लगाया है। और चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधोलिखित किस परीक्षण में सामाजिक बुद्धि एक व्यक्तित्व आयाम है? MPI, CPI, 16 PF प्रश्नावली, या MMPI? निम्न में से क्या इस प्रश्न का उत्तर होगा? तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर होगा CPI, क्योंकि दोस्तों CPI ही एक ऐसा परीक्षण है जो सामाजिक बुद्धि को भी व्यक्तित्व का आयाम मानता है। तो इस प्रश्न का आशा करता हूं कि उत्तर आपको मिल चुका होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। एक बालक की वास्तविक आयु 15 वर्ष है तथा मानसिक आयु 21 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? दोस्तों बुद्धि लब्धि का सूत्र जल्दी से लगाइए। तो किस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों इसके प्रश्न का उत्तर दोस्तों होगा 140, 140। क्या सूत्र आपने लगाया? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, ये सूत्र आपने लगाया। और ये सूत्र लगाते ही आपके सामने 140 उत्तर सही निकल आएगा। 16वां प्रश्न आपके सामने है कि बुद्धि के एकल कारण या एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? 16वां प्रश्न जल्दी से मुझे बताइए। बिल्कुल सरल प्रश्न है। अल्फ्रेड बीने इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन 3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि बुद्धि के समूह कारक का प्रतिपादन किसने किया? समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्पीयरमैन, थ्रस्टन, बर्ट, या गिलफोर्ड? बिल्कुल दोस्तों सरल प्रश्न है, थ्रस्टन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अच्छे समायोजन की क्या विशेषता है? संवेगात्मक अस्थिरता, सहनशीलता, अनियमित दिनचर्या, या आत्मविश्वास की कमी? तो 18वें प्रश्न का उत्तर मुझे जल्दी से दीजिए। जी दोस्तों, सहनशीलता इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और जो विद्यार्थी इस प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूं कि रीड 2020 को आप 100% करेक्ट करेंगे। और लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकरण करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको? दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, या आवश्यकताओं को? तो 19वां प्रश्न शानदार स्टैंडर्ड है। वो उत्तर मुझे देखते हैं कितने विद्यार्थी सही दे पाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आवश्यकताओं को। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों 20वां प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बहुत गजब का प्रश्न है। अंतर्नोद सिद्धांत के अनुसार अंतर्नोद के कारण अभिप्रेरणा होती है। अंतर्नोद किस पर आधारित है? मूल प्रवृत्ति पर, प्रलोभन, संज्ञान, या आवश्यकता? देखते हैं आप में से कौन इस प्रश्न का सही उत्तर देता है। सबसे पहले तो आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न के अंदर अंतर्नोद सिद्धांत कौन कौन जानते हैं, ये बात सबसे पहले जाननी होगी कि क्या अंतर्नोद का मतलब आपको पता है। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रश्न का सबसे पहले तो सही उत्तर होगा आवश्यकता, क्योंकि दोस्तों प्रणोद सिद्धांत के अनुसार आपको पता होगा कि प्रणोद सिद्धांत है उसके अनुसार अभिप्रेरणा में व्यक्ति या पशु में से कोई भी एक अवस्था, ठीक है, तो एक अवस्था जो होती है जिसे प्रणोद की आवश्यकता कहा जाता है, आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो ध्यान रखिएगा। और प्राणी में इस अवस्था की उत्पत्ति उसकी शारीरिक अवस्था या बाह्य उद्दीपक से उत्पन्न होती है। तो उसकी शारीरिक अवस्था और बाह्य उद्दीपक क्या है, उससे यह स्थिति, प्रणोद की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है। इस अवस्था की विशेषता यह है कि व्यक्ति यहाँ काफी क्रियाशील हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, काफी ज्यादा क्रियाशील हो जाता है। और उसका व्यवहार जो है वो एक उद्देश्य की तरफ होता है, वो एक उद्देश्य को फिक्स कर लेता है, यह एक निश्चित लक्ष्य की ओर पहुंचने में अग्रसर होने लगता है। तो दोस्तों आवश्यकता इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यह है कि जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में मेल नहीं खाती है तो परिणाम क्या होता है? बिल्कुल दोस्तों, द्वंद्व इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दो अभिप्रेरणाएं हैं और अगर वो आपस में मेल नहीं खा रही है तो द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है। कौन सी विधि से शिक्षण कराने में नवीनता आती है? भाषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, खेल विधि, या भ्रमण विधि? 22वां प्रश्न बहुत सा कंफ्यूजन होगा, देखना, बिल्कुल मुझे पता है। शिक्षण में नवीनता आती है दोस्तों, 22वें प्रश्न का उत्तर सही होगा खेल विधि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। डिसलेक्सिया का संबंध क्या है? मानसिक अक्षमता होती है,
लेखन अक्षमता होती है, पढ़ने की अक्षमता होती है, शारीरिक अक्षमता होती है। 23वां प्रश्न मुझे जरूर बताइए कि आपके अनुसार इसका उत्तर क्या है। तो बिल्कुल दोस्तों, सबसे सरल प्रश्न है, पढ़ने में अक्षमता होती है, उसे डिस्लेक्सिया कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आपकी सुरक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, कि भाई आपकी जो सुरक्षा है उसके कुछ छात्र अति मेधावी है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे। आपकी सुरक्षा का मतलब है कि आपकी आपके पास जो विद्यार्थी है, आप जिन्हें सिक्योरिटी देते हैं, आप जिन्हें पढ़ा रहे हैं, वे विद्यार्थी, उसमें से कुछ विद्यार्थी अति मेधावी है, इन्हें आप किस तरह पढ़ाएंगे। कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, जब वे चाहें। तो 24वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मुझे जरूर बताइए। बिल्कुल दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। और समृद्धि कार्यक्रम क्या होता है कि अलग से उनके लिए अच्छे अच्छे सेमिनार उत्पन्न किए जाएं और उन्हें अच्छे प्रकार से विशिष्ट तरीके से तैयार किया जाए। ये विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। और 25वां प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षा शास्त्र का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, विशेष लोगों को दी जाती है, विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है, बुद्धिमान व्यक्तियों को दी जाती है, या स्थानीय मुखिया द्वारा संस्थापित की जाती है। तो शिक्षा शास्त्र का वह विज्ञान जिस विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। 25वां प्रश्न मुझे जरूर दीजिएगा। और हाँ, मुझे पता है कि ये प्रश्न देने में आपके थोड़े से पसीने जरूर छूटेंगे, परंतु दोस्तों ये अच्छे प्रश्न हैं और इनके उत्तर देना थोड़ा सा आपके लिए आसान नहीं होगा। तो आपको बताना चाहता हूँ कि विशिष्ट शिक्षा जो है वो विकलांग व्यक्तियों को दी जाती है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि एवं योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, 1 और 2 दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। 26वें प्रश्न का उत्तर मुझे जल्दी से देने का प्रयास कीजिए कि आपके अनुसार क्या इसका प्रश्न का उत्तर हो सकता है। और हाँ, मुझे उत्तर मिलने शुरू भी हो गए हैं। और 26वें प्रश्न का बिल्कुल दोस्तों तीसरा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर है। और लगभग विद्यार्थियों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। 27वां प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अभिसारित चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, या इनमें से कोई नहीं। अभिसारित चिंतन दोस्तों ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। सृजनात्मकता इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए 28वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, या स्वालीनता। तो गजब तरीके से उत्तर आप दे रहे हैं और दोस्तों सही उत्तर मुझे मिलने शुरू भी हो गए हैं। 28वां प्रश्न आपके सामने है कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्वालीनता। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है। आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, या इनमें से कोई नहीं। 29वें प्रश्न का उत्तर मुझे दे दीजिए दोस्तों, क्या होगा। बिल्कुल 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 सही उत्तर मुझे मिल रहा है भाइयों और बहनों। 29वें प्रश्न का सही उत्तर होगा आश्रित चर दोस्तों। बिल्कुल गजब तरीके से उत्तर दिया है। और अंतिम प्रश्न आज का आपके सामने लेकर आया हूं। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई। क्या बातचीत की गई कि ज्ञान स्थायी है, दिया जाता है तथा ज्ञान से विकास होता है और इसकी संरचना होती है। शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर हो, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुझे 30वें प्रश्न का सही उत्तर आप में से चाहिए। और कौन कौन इस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं देखते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप में से लगभग विद्यार्थियों ने सही दिया है। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो देखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप में से इस प्रश्न का उत्तर सही किसने दिया है। और जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है उस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट में देना है दोस्तों। लाइव चैट के अंदर उस प्रश्न का उत्तर नहीं देना है। वीडियो जब एंड हो जाए तो आप उस प्रश्न का जो उत्तर है वो कमेंट में लिखकर मुझे जरूर दीजिएगा। इसका रिजल्ट आपको जल्द मेरे द्वारा बता दिया जाएगा कि कौन 5 विद्यार्थी हैं, उनकी सूची हमारे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगी। और वो विद्यार्थी मुझे संपर्क जरूर करें जिससे मैं उनको वो कोर्स सेंड कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। और अगर आप को और टेस्ट लगातार देने हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके सहयोग से ही ये चीज़ संभव होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।